गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो कल तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, याद है क्या आप लोगों को? बताइए। तो कल तक हम लोगों ने जाना था कि जो मानव का विकास है वो किस प्रकार क्रम के रूप में हुआ है, यानी कि उसमें परिवर्तन आता गया वर्ष में। ठीक है, जिसके कारण आज ये आधुनिक मानव उत्पन्न हो पाया है, जिसकी जो बुद्धि की क्षमता है वो अलग है, सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कई सारी भिन्नताएं हैं। जो पहले के मनुष्य थे उनके हमने हाथ की संरचनाएं भी देखी तथा मस्तिष्क की संरचनाएं भी देखी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के क्या क्या तरीके थे। देखिए, किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए आप सभी जानते हैं कि भोजन की तो बहुत आवश्यकता है। तो ये भोजन आखिर प्राप्त कैसे करते थे? क्योंकि हमने सुना है कि जो हमारे पूर्वज थे यानी जो आदि मानव थे वो भोजन पका के नहीं खाते थे। तो कैसे खाते थे? तो देखिए, सबसे पहले ना ये अपमार्जक थे। अपमार्जक क्या होता है? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब ऐसे लोग जो मरे हुए, मतलब जो अपने आप ही मर गया हो या किसी और ने मार दिया हो, वो मरे हुए जीवों के मांस को ग्रहण करते हैं, उसे अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, जो आजकल के पक्षी हैं। पहले क्या होता था, मनुष्य भी ऐसे ही थे। जहाँ भी उन्हें कोई मरा हुआ जीव दिख जाता था जिसे किसी और ने मारा हो, खुद नहीं मारते थे, तो उसे हम वो खा लेते थे। तो इसलिए उन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। या फिर जो उन्हें कंद मूल फल फूल जो भी मिल गया वो खा लेते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सोच में विकास आता गया। फिर उन्हें मान लीजिए जो मरे हुए मांस थे, मतलब मरे हुए जीव थे, वो मिलना बंद हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब हम शिकार करना सीखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले मनुष्य क्या था, शिकार था या फिर अपमार्जक था, तो वो सबसे पहले अपमार्जक था। ठीक है, उसके बाद उसने शिकार करना सीखा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिकार करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है कि हाँ, हम इस तरीके से उस जो जानवर है उसे ट्रैप करेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर जाल वाल डालेंगे, फिर उसे काटेंगे, फिर खाएंगे। तो ये बहुत टाइम लगता है, इसमें पहले योजना बनानी होती है। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो बुद्धि क्षमता थी उसमें भी विकास हुआ। तो रसदखोरी इसमें एक वर्ड है जो कि अपमार्जक को भी कहते हैं। रसदखोरी का मतलब होता है भोजन की तलाश करना। ठीक है, शिकार के बाद, मतलब शिकार तो बहुत बाद में शुरू हुआ। लगभग आप 5 लाख साल पहले मान सकते हैं कि जो शिकार था वो शुरू हो गया। लोग योजनाबद्ध तरीके से लोगों को शिकार, मतलब जीवों का शिकार करने लगे थे। तो ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें इसके काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। हमें साक्ष्यों से ये पता चलता है कि ये लोग एक स्पेसिफिक प्लेस चुनते थे शिकार के लिए, यानी कहीं भी ये शिकार नहीं करते थे। ये एक स्पेसिफिक जगह को चुनते थे, वहीं पे शिकार करते थे। क्यों? देखिए, कोई भी जीव ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पूरे के पूरे वायुमंडल में ही पाया जाए। अगर हमें मछली ही खानी है, मान लीजिए उसी का शिकार हमें करना है, तो नदी के पास या ऐसी जगह जाना होगा ना जहाँ पे मछली हो। तो वो एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया। आप वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वो जाल डालेंगे, फिर मछली को पकड़ेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, आप कहीं भी तो मछली नहीं पकड़ सकते। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कुछ खाना होता है, आपको कोई क्रॉकरीज लेनी है या प्लेट लेना है, तो आप उसी दुकान पे जाएंगे, किसी और दुकान पे जाके तो नहीं लेंगे ना। तो इसी तरीके से इन्होंने एक स्पेसिफिक जगह बनाई थी और ये वहीं पे जाके अपना शिकार करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमने शिकार पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मानव, यानी कि इनके रहने का स्थान। तो पहले कहाँ रहते थे? हम सभी ने अनुमान लगाया है कि पहले पेड़ों पर रहते थे। फिर इन्हें जो गुफाएं मिली ये उसमें रहते थे। फिर धीरे धीरे ये खुले स्थान यानी थल के पास आने लगे। जब इन्हें ये लगने लगा कि हाँ, अब हम जो फसलें हैं वो खुद से बो भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जहाँ फसलें हों वहीं हम रहें। जब इन्हें धीरे धीरे इन सब चीज़ों का ज्ञान होने लगा तो ये एक थल पे रहने लगे, बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए। पहले गुफाओं में कई सारे लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे लोग सेपरेट होते चले गए। ठीक है, तथा प्रारंभिक मानव जो है उसके रहन सहन का साक्ष्य हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, गुफाओं में कुछ चित्रकारियाँ, कुछ पॉटरीज बनी हुई मिली जिससे लगता था कि हाँ, वहाँ कोई रहता था।
तथा ये लोग जो थे ना, इनके रहने के साक्ष्य और भी हैं, जैसे कुछ कलाकृतियाँ। अब जैसे कोई रहता है तो अपने उपयोग के लिए कई सारी चीज़ों का यूज़ भी तो करते हैं ना, जैसे कि चटनी पीसने के लिए सिलबट्टे का, ये सभी के घर में होगा। अगर जब कभी ये धरती ख़त्म होगी तो हर घर में एक तो मिलेगा ही उन लोगों को, जब वो खोजेंगे तो वो इमेजिन करेंगे ना कि ये या तो ये लोग इसका उपयोग किसी को मारने के लिए करते होंगे या किसी चीज़ को कूटने के लिए करते होंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह से साक्ष्य होंगे। तो उसी तरीके से हमें भी गुफाओं में और फिर कुछ स्थलीय स्थानों पे साक्ष्य मिले, जिससे हमें ये लगा कि हाँ, यहाँ पे पहले मनुष्य रहते थे। आगे चलते हैं, प्रारंभिक मानव, औजारों का निर्माण। देखिए, मनुष्य को औजारों का निर्माण करने की आवश्यकता क्या हुई? मान लीजिए अगर आपको कोई जंगल में भेज दे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कोई औजार अपने लिए ढूंढेंगे, ताकि अगर कोई दूसरा, मान लीजिए कोई जंगल का शेर या कोई बड़ा जानवर आपके ऊपर यदि हमला करे तो आप उससे लड़ सकें, अपने आप की रक्षा कर सकें। तो अपने स्वयं की रक्षा के लिए आप सबसे पहले क्या लेंगे? कोई बड़ी सी लकड़ी ढूंढ लेंगे या फिर कोई बड़ा सा पत्थर ले लेंगे, ताकि आप अपनी रक्षा कर सके। तो जब मनुष्य भी इस तरीके से आया तो उसने देखा कि हाँ, कुछ जानवर हैं जो उसे हार्म पहुंचा सकते हैं, यानी उसे चोट पहुंचा सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए उसने क्या किया? कई सारे लकड़ी के छोटे छोटे, मान लीजिए पहले तो पत्थर ही उठाया होगा कि हाँ, इसे मारने से ये लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। फिर आग उठाया, आग से भी बहुत से जानवर डर जाते हैं, तथा धीरे धीरे औजारों का निर्माण शुरू हुआ। मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं। हाँ, स्किल्स तो अलग अलग होंगे ही। जब वानरों ने बनाई थी तो उनके जो सोचने की क्षमता थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने औजार उतने अच्छे नहीं बनाए थे। परंतु अब हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे AK-47 और पता नहीं कितने, मतलब अच्छे अच्छे औजार बनाने लगे हैं। तो चलिए, आपका जो आगे चलते हैं हम लोग और इसे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? आइए जानते हैं क्या है। ये एक भाला प्रशंसक यंत्र है। इसके हत्थे पर की गई नक को देखिए। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से जो शिकारी होते थे वो अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सक्षम थे। ठीक है, देख रहे हैं आप कितनी टेक्निक से बनाया गया है। जब हम छोटे थे तो हम खेलने के लिए ऐसी चीज़ें बनाया करते थे, तो उन्होंने भी पहले शुरू में ऐसे ही हथियार बनाए थे। फिर वो समझने लगे कि हाँ, इससे काम नहीं बन रहा है, इसका निशाना कभी कभी चूक जाता है, तो हमें इसे थोड़ा सा नुकीला बनाना चाहिए। इसके आगे हम लोहा लगा सकते हैं ताकि बड़े से बड़े दुश्मनों को भी हम मार सकें। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते थे कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता है। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती थीं और इस्तेमाल करती रही होंगी। हमने अनुमान लगाया है कि उस टाइम पे दोनों ही लोग औजार बनाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि केवल पुरुष ही औजार बनाते हैं, क्योंकि स्त्री को तो दिन भर घर में अकेले रहना है, तो उससे भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए औजार तो बनाना ही होगा। तो वो अपने तथा अपने बच्चों के लिए औजार बना के रखती होंगी तथा इस्तेमाल भी करती होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नई किस्म के औजार बनाए जाने लगे। हमें लगभग 35,000 साल पुराने कुछ तीर कमान इत्यादि मिले हैं, तो इससे हमें लगता है कि वो दूर या तेज़ भागने वाले जानवरों का शिकार करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते होंगे। आगे चलते हैं, भाषा और कला, यानी कि संचार तथा संप्रेषण के माध्यम। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत दिए गए हैं। पहला, होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी हाव भाव का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। दूसरा है, उच्चारित भाषा से पहले गाने गुनगुनाने जैसे मौखिक शब्दों का भी संचार होता था। तीसरा है, मनुष्यों की वाणी का प्रारंभ संभवतः आहान या फिर बुलावों की क्रिया से हुआ था।
हमने इमेजिन किया है कि मनुष्य ने सबसे पहले एक दूसरे को बुलाना ही सीखा होगा कि ए इधर आओ, हम लोग ऐसे कहते हैं ना। तो मनुष्य ने सबसे पहले तो ये सीखा होगा किसी को बुलाते कैसे हैं, मम्मी को, पापा को, दोस्तों को। तो इसलिए ऐसा मानना है। और वो मतलब बोलने पे हाव भाव काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाथ ऐसे करके बातें करते हैं, तो वो चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते हैं हाथों से, ठीक है। तो वो भी इसी तरीके से बातें करते थे। आगे चलते हैं। फ्रांस में स्थित लेस कॉक्स और शॉरवे की गुफाओं में, स्पेन में स्थित अल्टमीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं। इन्हें कला का भी शौक था। इसका साक्ष्य हमें कैसे मिला? क्योंकि हमें बहुत पुरानी गुफाओं में बहुत सारी चित्रकारियाँ देखने को मिली, जिस पे पेड़ बने थे, कुछ जानवर बने थे, जिससे हमने जाना कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा कला का शौक था और कला के साथ ही ज्ञान भी रखते थे। मतलब कि ये जो चित्र बनाते थे ना, मान लीजिए इन्होंने किसी का शिकार किया तो ये उसे अपने ग्रुप यानी कि गुफा में बहुत अच्छे से चित्रित कर देते थे। तो शायद ये इनके बच्चों को सिखाने के लिए होता होगा, या फिर छोटा मोटा कोई विद्यालय भी चलाते होंगे, जिससे लोगों को समझाते होंगे कि हाँ, इस तरीके से मैंने शिकार किया है, तुम लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंग सैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए हैं। हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए और सोचे कि आखिर ये लोग कौन हैं। ये जगह तो हमेशा सुनसान था, ना ही मैंने कभी यहाँ पे कोई अजनबी लोग देखे थे, और देखते भी थे तो वो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं, तथा इनमें कोई झगड़ा या खून खराबा भी नहीं हुआ। क्योंकि जब कोई आपसे डरता है तो आपको उसे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपसे वैसे ही डर रहा है तो आप उसे डरा के भी अपना कार्य कर सकते हैं। मानव विज्ञान, देखिए एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसे मानव विज्ञान कहते हैं। एक ऐसा विषय जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हादजा जनसमूह क्या होता है? ये जो हादजा है ना, ये शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो लेक इयासे के एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी की झील के आसपास जो स्थान है वहाँ पे पाए जाते हैं। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययन के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, हमने शिकार करने की नई नई टेक्निक्स भी तो लाई हैं ना, हमारे अंदर जो है परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तथा हमने काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की है और अपने जीवन के बारे में भी बहुत से रहस्यों को खोजा है। जैसे कितनी सारी थ्योरीज दी हैं हमने, गुरुत्वाकर्षण का नियम ले लीजिए, गति के नियम ले लीजिए इत्यादि। तो हमने अपनी सोच को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। आइए जानते हैं संजाति वृत्त क्या होता है, यानी कि इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी में समकालीन नृजातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका तथा सामाजिक जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका अध्ययन भी किया जाता है। बहुत से ऐसे भी विद्वान हैं जो कि महसूस करते हैं कि जो संजाति वृत्त संबंधी तथ्य है ना, इनका आंकड़ों का उपयोग करके हम अतीत को नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि इनका उपयोग करके हम अपने अतीत को समझ सकते हैं। तो आपका लेक्चर यहीं पे स्टॉप होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो इसका जो भी आपने अभी तक समझा है उससे अपने बेसिस पे नोट्स बना सकते हैं, 1-2 पेज में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।